प्रिय व्यूवर्स, हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नामक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम वर्ष 2021 में हुई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हरियाणा जीके के प्रश्नों को विस्तार से पढ़ेंगे। प्रश्नों की व्याख्या करते समय हम सभी विकल्पों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि एक ही प्रश्न से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकें। चूँकि हरियाणा कर्मचारी आयोग यानी कि HSSC द्वारा कई प्रश्नों को बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है। यह सीरीज आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, इसलिए इस सीरीज से जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हरियाणा का कुरुक्षेत्र ज़िला निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित है? ऑप्शंस हैं NH2, NH8, NH1 या फिर NH7। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि NH1। हरियाणा का कुरुक्षेत्र ज़िला कौन से NH के पास स्थित है? NH1। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के पास स्थित है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वो दिल्ली से अम्बाला तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत ज़िलों से गुजरता है। तो याद रखना, नेशनल हाईवे 1 हरियाणा के कौन कौन से ज़िलों से गुजरता है? अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत। नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को जोड़कर नेशनल हाईवे 44 बनाया गया है और नेशनल हाईवे 44 हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे 2 है जो ये दिल्ली से फरीदाबाद तक जाता है। दोस्तों, ऑप्शन में नेशनल हाईवे 8 का जिक्र भी किया गया है। जो नेशनल हाईवे 8 है इसको वर्तमान में नेशनल हाईवे 48 के नाम से जाना जाता है और यह दिल्ली से रेवाड़ी तक जाता है। दिल्ली, गुरुग्राम और रेवाड़ी, इन 3 स्थानों से गुजरता है ये। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टाफ नर्स 2021 में पूछा गया था। प्रश्न है, हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून नामक ग्लेशियर को माना जाता है? ऑप्शंस हैं दोहन, घग्गर, हनुमानगंगा या फिर सरस्वती। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सरस्वती। सरस्वती नदी निकलती है हर की दून नामक ग्लेशियर से और ये ग्लेशियर कहाँ पर है? पश्चिमी गढ़वाल पर। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। सरस्वती नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की पहाड़ियों से होता है और हिमाचल प्रदेश की जो सिरमौर की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर हर की दून नामक ग्लेशियर है, वहीं से सरस्वती नदी निकलती है। यह अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल से बहती हुई संगरूर पंजाब में जाकर घग्गर नदी में मिल जाती है। यानी कि सरस्वती नदी हरियाणा के कौन कौन से ज़िलों से बहती है? अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल, और संगरूर पंजाब में जाकर ये घग्गर नदी में मिल जाती है। यानी कि सरस्वती नदी घग्गर की सहायक नदी है। मारकंडा नदी इसकी सहायक नदी है। देखिए, मारकंडा नदी घग्गर की सहायक नदी है, सरस्वती की सहायक नदी है और सरस्वती घग्गर की सहायक नदी है। ठीक है। मुगलावाली गांव है जो ये यमुनानगर में है, यहाँ पर सरस्वती नदी के खुदाई का काम चल रहा है। ओके दोस्तों, ऑप्शन में दोहन नदी और घग्गर नदी का जिक्र भी किया गया है। आइए इनसे संबंधित भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। दोहन नदी हरियाणा की मौसमी नदी है और यह हरियाणा की पश्चिमी नदी भी है। दक्षिणी नदी है दोहन नदी, हरियाणा के दक्षिण में बहती है ये और यह साहिबी की सहायक नदी है, साहिबी में मिल जाती है ये। तो दोहन नदी किस नदी की सहायक नदी है? साहिबी की सहायक नदी है। ठीक है। घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी भी हरियाणा की मौसमी नदी है। घग्गर नदी का उद्गम डोगसाई पहाड़ियों से होता है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। घग्गर नदी की सहायक नदियों की बात करें तो सरस्वती और कौशल्या नदी घग्गर नदी की सहायक नदियां हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में जहाजी साहब के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं जॉर्ज थॉमस, रॉबर्ट क्लाइव, पियरे क्यूरी पैरोल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस को हरियाणा में जहाजी साहब के नाम से जाना जाता है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था, यानी कि इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था।
हरियाणा में जॉर्ज थॉमस को जहाज साहब या फिर जहाजी साहब के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज थॉमस की राजधानी हांसी थी जो कि हिसार में स्थित है, और यहीं पर जॉर्ज थॉमस ने अपनी एक टकसाल बनाई थी जिसको सिक्का ए साहिब कहा जाता था। जॉर्ज थॉमस की टकसाल कहाँ पर थी? हांसी में। क्या कहा जाता था? सिक्का ए साहिब। और जॉर्ज थॉमस ने सिखों को सिक्कट साहिब कहा था। ओके, जॉर्ज थॉमस से संबंधित हमें इतनी बात याद रखनी है। ऑप्शन बी में रॉबर्ट क्लाइव का जिक्र किया गया है। रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था जो 1757 में, वो रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। और बक्सर के युद्ध के पश्चात, बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, उस समय भी बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। और बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने ही लगाया था 1765 में, जिसको 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने हटा दिया था। ओके, इतनी बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं? ये प्रश्न तो आपके लिए बिल्कुल हल हुआ है। ऑप्शंस हैं 2 बार, 4 बार, 5 बार या फिर 3 बार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 5 बार। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। आइए इनसे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने सबसे ज़्यादा बार यानी कि 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 5 बार। इनका जन्म चौटाला गांव सिरसा में हुआ था और हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय में लगा था। देखिए, राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब राज्य में सब कुछ संविधान के अनुकूल नहीं हो रहा है, विधि विधान के अनुकूल गतिविधियां नहीं होती हैं, तब राष्ट्रपति शासन लगवाया जाता है राज्यपाल की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 21 नवंबर 1967 को पहली बार लगा था, दूसरी बार 30 अप्रैल 1977 को, और तीसरी बार लगा था 6 अप्रैल 1991 को। जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, आगे देखें तो हरियाणा में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं बंसी लाल, लेकिन HSSC इस प्रश्न का सही जवाब भजन लाल मानती है। HSSC का कहना है कि हरियाणा में सबसे अधिक समय तक भजन लाल मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन एक्चुअल में बंसी लाल रहे थे। तो अगर ऑप्शन में भजन लाल मिले तो आप भजन लाल के साथ जा सकते हैं। और सबसे युवा मुख्यमंत्री भी कौन है? बंसी लाल है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। 5वां प्रश्न है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राइस बाउल ऑफ हरियाणा के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑप्शंस हैं कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल या फिर जींद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि जींद। जींद को राइस बाउल ऑफ हरियाणा नहीं कहा जाता है। कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल ये 3 जिले हरियाणा के राइस बाउल ऑफ हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा के कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों को राइस बाउल ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। राइस यानी कि धान अर्थात चावल। चावल एक खरीफ की फसल है जो कि हरियाणा में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक होती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं होती है सिरसा में, और उसके बाद चावल। चावल एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलों में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है? चावल। सबसे ज़्यादा चावल होता है करनाल में, और इसलिए करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते आगे। 6ठा प्रश्न है, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस हैं वर्ष 2003, वर्ष 2005, वर्ष 2002 या फिर वर्ष 2004। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि वर्ष 2002। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2002 में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। चूँकि यहाँ पर पादप यानी कि पेड़ पौधों का जिक्र हुआ है, तो हम पेड़ पौधों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। हरियाणा में अक्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पंचकुला में है, और अक्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन पलवल में है। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन पंचकुला में है, और प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे कम वन फतेहाबाद में है। यानी कि
क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन पंचकुला में है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन पलवल में है और प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे कम वन फतेहाबाद में है। ठीक है, बढ़ते आगे। 7वां प्रश्न है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, MPSW 2021 में पूछा गया था ये। ऑप्शंस हैं गुड़गांव नहर, भिवानी नहर, पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर और जवाहरलाल नहर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर। ये हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी नहर है। हरियाणा की सबसे बड़ी कौन सी नहर है? पश्चिमी यमुना नहर है। यह नहर यमुना नदी से निकाली गई है ताजेवाला नामक स्थान से, और ये ताजेवाला कहाँ पर है? यमुनानगर में है। ठीक है ना। कब निकाली गई थी ये नहर? 1879 में। 1879 में ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर को निकाला गया था। इससे हरियाणा में अंबाला, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और हिसार तथा सिरसा के साथ साथ रोहतक के कुछ जिलों में सिंचाई की जाती है। यानी कि हरियाणा के बहुत बड़े भाग में पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की जाती है। चूँकि ऑप्शन में गुड़गांव नहर का भी जिक्र हुआ है, तो गुड़गांव नहर के बारे में जान लेते हैं। गुड़गांव नहर दिल्ली में यमुना नदी पर ओखला नामक बांध बनाकर निकाली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गुड़गांव नहर कहाँ से निकाली गई है? दिल्ली में ओखला बांध बनाकर यमुना नदी पर, वहाँ से ये नहर निकाली गई है। भिवानी नहर की बात करें तो भाखड़ा नहर से ये निकाली गई है, और भिवानी नहर का दूसरा नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में जवाहरलाल नहर का जिक्र भी हुआ है। जो जवाहरलाल नहर है यह भी भाखड़ा नहर से ही निकाली गई है और महेंद्रगढ़ में ये सिंचाई करती है। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहा जाता है? हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं अलीबख्श, लक्ष्मीचंद, दयाचंद या फिर मुकेश यादव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि अलीबख्श। अलीबख्श को हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहा जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा का लोक नाट्यशाला अर्थात रंगमंच का पिता किसे कहा जाता है? अलीबख्श को। आइए रंगमंच से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक प्रसिद्ध सांगी रहे हैं दीपचंद बहमन, जिनका जन्म सेरी खांदा गांव सोनीपत में हुआ था। दीपचंद बहमन को हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। हरियाणा के दूसरे प्रसिद्ध सांगी हैं लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद। इनका जन्म हुआ था जानती कला गांव सोनीपत में, और इनको सूर्य कवि, संगीत का तानसेन और सूफी दर्शन की मीरा भी कहा जाता है। कभी कभी इनके उपनामों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, जैसे हरियाणा का शेक्सपियर या फिर हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को। या फिर संगीत का तानसेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लक्ष्मीचंद। या फिर सूर्य कवि किसे कहा जाता है? लक्ष्मीचंद को। इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना। ठीक है, बढ़ते आगे। 9वां प्रश्न है, पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा के निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रकाशित किया? ऑप्शंस हैं हरियाणा समाचार, हरियाणा तिलक, संवाद तिलक या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने निकाला था? पंडित श्री राम शर्मा ने। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म हुआ था झज्जर में, और इन्होंने कांग्रेस के सभी 5 सत्याग्रहों में पार्टिसिपेट किया था, और इसलिए इनको 7 वर्ष की जेल भी हुई थी। इन्होंने रोहतक से हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र निकाला था। याद रखना, रोहतक से निकाला था हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र, और इनके द्वारा ही हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न नामक रचनाएं की गई है। यानी कि हरियाणा का इतिहास और हरियाणा का नवरत्न किसने लिखा है? पंडित श्री राम शर्मा ने। इनसे संबंधित भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं या पूछ लिए जाते हैं, इनको भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां है, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था?
ऑप्शंस हैं बनारसी दास, राम सिंह झाखड़, पंडित श्री राम शर्मा या फिर पंडित नेकीराम शर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा हरियाणा का इतिहास लिखा गया था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, वही देखेंगे जो पीछे देखी थी, उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म झज्जर में हुआ था और इन्होंने कांग्रेस के सभी 5 सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। रोहतक से इनके द्वारा हरियाणा तिलक नामक समाचार पत्र निकाला गया था, जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था। हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ पर ऑप्शन में बनारसी दास गुप्ता का भी जिक्र हुआ है। बनारसी दास गुप्ता रेवाड़ी से संबंध रखते हैं और बनारसी दास गुप्ता ने वर्ष 1941 में नवयुग सभा की स्थापना की थी और वर्ष 1958 में भिवानी से हरियाणा केसरी समाचार पत्र निकाला था। हरियाणा केसरी समाचार पत्र किसने निकाला था? बनारसी दास गुप्ता ने रेवाड़ी से निकाला था वर्ष 1958 में। पंडित नेकीराम शर्मा की बात करें तो इनका जन्म कैलंगा गांव भिवानी में हुआ था और इनके द्वारा भिवानी से संदेश नामक समाचार पत्र निकाला गया था वर्ष 1930 में और इनको हरियाणा में हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेज़ों ने इनको 25 बीघा ज़मीन का लालच दिया था जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो इन्होंने कहा था कि मुझे 25 बीघा ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे संपूर्ण भारत चाहिए। ये इनका कथन था और इसी कथन के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।